आज बात करेंगे वक्फ कानूनों में संशोधन को लेकर के सरकार जो बिल आई थी, जो जेपीसी में है। आखिर जेपीसी में जाने का कारण क्या रहा है और जो पार्टियां विरोध में हैं, दरअसल उनकी मंशा क्या है। झारखंड में चंपई सोरेन को बीजेपी ने अपने पाले में ला करके खड़ा कर लिया। यह कितनी बड़ी बाजी है विधानसभा चुनाव से ऐन पहले। और प्रधानमंत्री ने भारत में टेक्नोलॉजी और ट्रांजैक्शन, इन दोनों का मेल एक क्रांति के तौर पर कैसे दुनिया के भीतर देखा जा रहा है, इस पर क्या कहा और कहाँ है हिंदुस्तान आज की तारीख में फिनटेक के मामले में। सबसे पहले बात करेंगे वक्फ बोर्ड, उस बोर्ड पर लगाम कसने के लिए लाए गए कानून और उन कानूनों के विरोध के चलते जेपीसी में विधेयक के जाने की। देश में बड़ी बहस चल रही है। ये बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और चर्चा के बाद इसे संसद की संयुक्त संसदीय समिति, जिसको हम जेपीसी कहते हैं, उसको भेज दिया गया। वक्फ बिल संशोधन के लिए बनाई गई जेपीसी की आज दूसरी बैठक हुई। इससे पहले जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी। जेपीसी में कुल मिलाकर 31 मेंबर हैं और इसके अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, बीजेपी के सांसद हैं। आज की बैठक की खास बातें पहले देखते हैं। जेपीसी में मांगे हैं देश भर से सुझाव कि आपको जो भी लगता है वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के लिए ज़रूरी, वो सुझाव आप भेजें। आम आदमी जो इस देश का है वह भी अपनी सलाह दे सकता है। गैर सरकारी संगठनों से भी सुझाव मांगे गए हैं और जो लोग वक्फ के जानकार हैं वो क्या कहते हैं, उनका मशवरा भी लिया गया है या कहा गया कि आप भी दे सकते हैं। 15 दिनों के अंदर लिखित तौर पर अपने सुझाव, सलाह, मशवरा या राय देनी है। वक्फ जो पोर्टल है वो आपके सामने है, issansad.nic.in। इस पर आप अपनी राय या सुझाव मेल कर सकते हैं और आपकी जो भी राय होगी उसको गोपनीय रखा जाएगा। दूसरी तरफ जेपीसी की जो बैठक हुई, इस अहम बैठक को लेकर के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने क्या कहा है ये मैं आपको सुनाता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा कि इस देश की राजनीति आखिर वोट की चलती कहां आकर के खड़ा हो गई है और आम नागरिक का जो अधिकार है कैसे उसको बलि चढ़ाने पर तुली हुई है। सरकार का जो नजरिया है वो ये है कि एक बेहतर मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल आए, जो जो पर्पज होता है औकाफ का देने का, कि ये यतीम के या ख़वातीन की, महिलाओं के, बच्चों के लिए, उनके लिए काम आ सके और एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। तो आज हमने इस पे बुलाया है। तो भी लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं, मैं मिल भी रहा हूँ। लखनऊ में भी मैं मिला हूँ इस्लामिक सेंटर पे, जो वहाँ के काजी शहर हैं, खालिद रशीद फरंगी महली साहब हैं। हम मुंबई में भी लोगों से मिले हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन उनके हम मेमोरेंडम लेते हैं, जो इसको हम पूरी कमेटी के सामने रखते हैं। कमेटी उस पर डिस्कस करके जो हमारा मंत्रालय उस पर जवाब देगा और जो आना चाहेंगे उनको अपनी कमेटी के सामने बुलाएंगे। वक्फ बोर्ड को कानून के जरिए जो अधिकार दिए गए हैं असीमित है। इस देश के भीतर एक समानांतर व्यवस्था खड़ा कर दी गई है और अगर संशोधन के जरिए उसको मैनेज तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाने की कोई व्यवस्था की जा रही है तो ऐतराज क्यों है। इसलिए आज एक जो ताज़ा उदाहरण है उसको आपके सामने रखता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि इस देश में एक समुदाय विशेष को इस तरीके से अधिकार दे करके उसी समुदाय विशेष के भीतर जो बहुतायत है, यानी कि गरीब जो मुस्लिम तबका है, उसको उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है और मुट्ठी भर लोगों ने उस पूरी जायदाद पर कब्जा करके रखा हुआ है। वो जायदाद जो हिंदुस्तान में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा है और उसके पास बेलगाम बेहिसाब अधिकार हैं, अनियंत्रित, जिसको चैलेंज
देश की किसी भी अदालत में आप नहीं कर सकते हैं। और यह मामला जो है बिहार की राजधानी पटना से ठीक 50 किलोमीटर दूर एक जगह है फतुहा, जो बिहार के लोग हैं जानते होंगे, उसी के पास गोविंदपुर कुर्था गांव है। और उस गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक नोटिस लगा दिया या होर्डिंग लगा दी, और उस होर्डिंग ने गांव के लोगों की नींद उड़ा दी। वक्फ बोर्ड ने कहा अपने नोटिस के जरिए, होर्डिंग के जरिए, और जारी किया नोटिस भी, कि 30 दिन के अंदर अपना मकान आप लोग खाली कर लीजिए। यह पूरी की पूरी जो ज़मीन है और आपका मकान है, ये सारी जायदाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इस नोटिस को लेकर वहां के लोग हैरान परेशान हो गए। हंगामा शुरू हो गया और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को कहा कि आप अगर कह रहे हैं कि यह संपत्ति यह सारी की सारी आपकी है, तो आप इसके लिए जो ज़रूरी दस्तावेज है वो तो दिखाइए। वक्फ बोर्ड के पास कोई भी कागज़ उसके बयान या उसके ऐलान के हक़ में नहीं था कोर्ट में दिखाने के लिए, जबकि वह गांव 1910 से है और वहां के लोगों के पास खतिहान 1910 तक का है। यानी कि मैंने कह दिया कि ये गांव, यहाँ की पूरी संपत्ति मेरी है तो मेरी है। और हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, ये गांव वालों की संपत्ति है, क्योंकि दस्तावेज इनके पास है और बहुत पहले से इनकी रिहाइश है। बावजूद इसके बोर्ड ने ना अपना होर्डिंग उतारा, ना नोटिस भेजता रहा, और नोटिस उर्दू में दिया गया। जब लोगों ने कहा कि उर्दू में जो नोटिस आया इसको तो हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, हम तो हिंदू लोग हैं, जो कि गांव जो है वो हिंदू बहुल है, तो कहा गया कि नोटिस तो आपको उर्दू में ही मिलेगा। वहाँ जो स्थितियाँ हैं गांव के भीतर, हमारी टीम पहुँच करके वहाँ के लोगों से बात की और हालात को समझने की कोशिश की। और जब आप यह पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो आपके दिमाग में भी कुछ सवाल कौंधेंगे। ये बोर्ड कब लगा, थोड़ा कहानी बताइए। बोर्ड कब लगा, क्या ये जो संपत्ति है जिस पर दावा किया जा रहा है इनकी संपत्ति है या इसके पीछे की कोई और कहानी है? बोर्ड से कहानी की शुरुआत कीजिए। बोर्ड कब लगा, क्यों लगा, और उससे आपको क्या आपत्ति? 2022 में बोर्ड लगा दिया गया और 23 में जनवरी 23 में हम लोगों को नोटिस दिया गया 7 घरों का, और कुछ लोगों का दिया गया भी है, कई मैंने 15-20 घर का नोटिस दिया गया। इसमें 7 घर हम लोग रायती वाले हैं, इसमें हमारे पास खतियान है, रसीद कट रहा है। और इस जमीन से सरकार ने 2 डिसमिल एक्वायर किया था बाजार समिति बनाने के लिए, जिसका 78 में हमको अवार्ड भी मिला है। और डीएम ने इसके विराट के विरुद्ध में चले गए थे हाईकोर्ट, 2015 में हमसे विड्रॉल किए हैं केस। तो ये लेकर के हमने डीएम के पास, सीओ से लेकर डीएम तक चले गए। उन लोग खतियान दिखलाए, खतियान देकर के उन लोगों ने बताया कि रेती जमीन है आपका, इस पर बोर्ड का दावा नहीं है। लेकिन ट्रिब्यूनल के डीएम के पावर नहीं है, इसलिए कहे ट्रिब्यूनल के पास जाइए। लेकिन हमने अवार्ड लिया था, इसलिए इस केस को लेकर चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने दिखा तो नीचे से मांगा रिपोर्ट, उसके आधार पर भूअर्जन से लेकर सब लोग दिए कि नहीं लोग रहती है। उस पर हाई कोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में दिया कि आप लोग लीगल इसका हियर हैं, उत्तराधिकारी बने हुए हैं। आप लोग उत्तराधिकारी हैं। कितने साल से आप लोग रह रहे हैं, कितनी पीढ़ियां यहाँ पे रह चुकी हैं? इसमें 220 पीढ़ियां रह सकती है, कब से रह रहे होंगे, पुराना हमारा कोई सही नहीं है। 108 में जो हमारा सर्वे हुआ खतियान में हमारा वर्णन है, खतियान हमारे पास है, उसे है। तो चलिए उस खतियान से शुरुआत करते हैं। और ये बताइए कि तब फिर वक्फ बोर्ड ने दावा कैसे ठोक दिया? वक्फ बोर्ड ने सीधा कहता है कि हमारे यहाँ दर्ज है। कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं, वो जाके दर्ज करा दिए। डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाया? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं देते हैं उनसे। तो देखिए, सबसे पहले हम वो देखना चाहेंगे कि जो आपने कहा कि जो खतियान है 1908 वाला, वो कौन है। तो देखिए, ये खतियान है, 1908 का ये खतियान है। और इसमें देखिए कि सारी चीजें जो हैं क्रमिक खतियान है ये, और काफी ये ऑथेंटिक होता है। इसमें देखिए कि 33 लिखा हुआ है क्रम संख्या, बद्रीलाल वलद तिनकौड़ी लाल कौम, अच्छा देखिए, तिनकौड़ी लाल वल्द मोतीलाल कौम कोयरी शाकिम दे। चलिए, ये सारी चीजें जो हैं, ये तिनकौड़ी लाल की फैमिली किधर रहती है? कौन, सब फैमिली उन्हीं का है लोग, ये सारी फैमिली उन्हीं की है। अच्छा, ये जो है तिनकौड़ी लाल की ही आप लोग वंशज? नहीं, ये सब जो है तिनकौड़ी लाल का ही है।
कांग्रेस की सरकारों ने, खास करके नरसिम्हा राव की सरकार ने 1993 में और मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 में वक्फ बोर्ड को कानून के जरिए जो अधिकार दिए, वो यूं है कि वक्फ बोर्ड ने अगर आपकी संपत्ति को अपनी संपत्ति बता दिया तो वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति तब तक है जब तक आप ये साबित ना कर पाएं कि उसके दस्तावेज आपके पास हैं और ये वाकई आपकी संपत्ति है। और इसकी सुनवाई भी बोर्ड में ही होगा, और बोर्ड की बात अगर आप नहीं मानते हैं तो आप चैलेंज बोर्ड के फैसले को ट्राइब्यूनल में कर सकते हैं, और वो भी वक्फ बोर्ड का ही ट्राइब्यूनल होता है। यही वजह है कि हाई कोर्ट के इस ऐलान के बाद या फैसले के बाद कि संपत्ति गांव के लोगों की है, ना कि वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड ने ना तो अपना बोर्ड हटाया और ना ही नोटिस देना बंद किया। ये स्थितियां हैं। एक और घटना मैं आपको सुनाता हूं, ये तिरुचिरापल्ली की है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में एक गांव है। उस गांव में एक आदमी जब अपनी ज़मीन बेचने के लिए गया तो पता चलता है कि गांव की पूरी ज़मीन जो है वो वक्फ की संपत्ति हो चुकी है। वक्फ बोर्ड ने उस पर अपना दावा किया हुआ है, इसलिए वो अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता है। और उस गांव में एक मंदिर है, सुंदरेश्वर मंदिर, और कहा जाता है कि सुंदरेश्वर मंदिर 1500 साल पुराना है। अगर इस्लाम पैदा हुआ तो वो 7वीं सदी में हुआ, तो 1300 साल पुराना धर्म है। जो धर्म 1300 साल पुराना है वो दावा करता है कि 1500 साल पुराना जो मंदिर है और मंदिर के आसपास जो बसाहट है, जो आबादी है, उस पर उसका हक है, और वो पूरा का पूरा इलाका या ज़मीन उसकी जायदाद है। और चैलेंज भी आपको अब वक्फ बोर्ड में जाकर के करना है, सुनवाई वहीं होगी और फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल वक्फ बोर्ड का ही होगा। सरकार कह रही है कि यह जो बेलगाम कानून है, ये कैसा कानून है कि आप देश की अदालतों में जजों के सामने आकर के अपनी अर्जी नहीं लगा सकते हैं और कोर्ट उन पर सुनवाई करके अपना फैसला नहीं दे देगा। यानी कि आपने समानांतर अदालतें चलानी शुरू कर दी हैं, एक ऐसी व्यवस्था जिसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते हैं। भारत जो लोकतांत्रिक देश है उसमें एक अलोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई व्यवस्था चल रही है। उस व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट तरीके से मैनेज करने का जो इंतज़ाम या बंदोबस्त सरकार नए कानून के जरिए कर रही है, उसका विरोध जो भी दल कर रहे हैं, दरअसल सिर्फ वोट की राजनीति है। और आप समझिए किस तरीके से तमाम दल एक भयानक अंधेर गर्दी को हवा दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। इसलिए जब संसद का सत्र पिछला चल रहा था तो 8 अगस्त को संसद में इस बिल को सरकार ने रखा था, लेकिन बिल पेश करने के साथ ही सदन में विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया था, आसमान सिर पे उठा लिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी, सदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। पूरा विपक्ष वक्फ बिल को लेकर सदन में हंगामा करता रहा और इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया। लेकिन संसद में बिल के फेवर में सरकार और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने एक डिटेल्स के जरिए इसे समझाने की भरपूर कोशिश की और दावा किया कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि उसके बहुतायत के हक में है। ये मुट्ठी भर लोग जो अरबों की संपत्ति पर बैठ करके उसको अपनी मिल्कियत बनाए हुए हैं, उनके चंगुल से निकाल करके और ये पूरे समुदाय के लिए इस्तेमाल के लिए लाए जाने का कानून है। लेकिन राजनीति इस देश की जो है वो इतनी अंधी है कि वो सिर्फ वोट समझती है और वोट के लिए गलत पर गलत वो करती चली जाती है। इसलिए सरकार और सरकार के मंत्री का यह बयान आखिरकार कोई आधार नहीं हो सकता और मामला जेपीसी में भेजना पड़ा। लेकिन फिर भी आप यह बयान सुनिए। एक इंडिविजुअल केस है बोहरा समाज का सर। मुंबई में एक ट्रस्ट है, 1944 में उस समय हाई कोर्ट ने सेटल कर दिया गया सर, उसका स्टेटस साफ करके रखा हुआ है। और आप लोग सब जानते हैं दाऊद इब्राहिम का नाम, वो उसके आसपास वहां रहते थे और वो प्रॉपर्टी सेटल हो चुके हैं। और बाद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम शुरू किया और एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम का उसी जगह में लॉन्च किया गया है। और ऐसा समय में जो आदमी इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, गुजरात में किसी एक ने इस प्रॉपर्टी के खिलाफ में वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट कर दिया और फिर वक्फ बोर्ड ने नोटिफाई कर दिया इस चीज को। अब आप सोचिए सर, जो आदमी ना वो शहर में रहता है, ना इतिहास में उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है,
ना वो राज्य में रहता है, कहीं और का है, और एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कंप्लेन करके वक्फ बोर्ड के माध्यम से इंटरफेयर करके डिस्टर्ब किया। ये स्थितियां हैं। कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि यहाँ के वक्फ बोर्ड ने 29,000 एकड़ जमीन उसका लैंड यूज चेंज करा करके कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया है। बेइंतहा अंधेरगर्दी है, कोई पूछ परख नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है, और आप पूछ भी नहीं सकते। पैसा आप कितना कमा रहे हैं, लीज पे आपने कब से जायदाद ले रखी है। 30 साल से ज़्यादा लीज नहीं हो सकती है वक्फ की संपत्ति की, लेकिन लोगों ने पुश्तों से ले रखी है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और किराया देते हैं 14 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये। मार्केट रेट का किराया होना चाहिए। ये कुछ लोगों की जागीर बन करके रह गई है पूरी की पूरी संपत्ति या जायदाद जो वक्फ के तहत है। आखिर ऐसा क्यों है? इतनी संपत्ति है लेकिन एक गरीब मुसलमान को इलाज के लिए, उसकी ज़रूरत के लिए आप मदद नहीं दे सकते। दरअसल बिल के जरिए 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों में बदलाव किया गया है, और जो नया बिल सरकार का है जिसको जेपीसी में भेजा गया है, जेपीसी की दूसरी बैठक हुई, उस बिल के जरिए पुराने कानूनों में लगभग 40 बदलाव किए गए। 1995 और 2013 के कानून में जो प्रावधान किए गए संशोधनों के जरिए राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में कोई सुधार उसके बाद भी नहीं आया, और वक्फ की संपत्तियों के मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठने लगे। नया कानून बनने के बाद वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियां कम होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना वेरिफिकेशन कब्जा नहीं कर सकेगा, इसका प्रावधान है। और सबसे खास बात यह कि वक्फ बोर्ड का जो वर्किंग कल्चर है उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाया जाना है, जिसका फायदा देश को मिलेगा। सरकार इसी मंशा के साथ वक्फ कानून में संशोधन चाहती है, लेकिन अब जेपीसी में मामला गया है तो जेपीसी का मामला लंबा चलेगा, और जो विधेयक था उस विधेयक में कितने बदलाव होंगे और कैसे कैसे होंगे हम और आप नहीं कह सकते। इसलिए हम आपके सामने एक पूरी तस्वीर रखना चाहते हैं कि इस तस्वीर में जितनी चीज़ें जहाँ जहाँ गलत हैं, उन गलत के साथ देश के जितने भी दल और राजनेता खड़े हैं उनको आप पहचानिए, क्योंकि यह सरासर गलत कर रहे हैं। सिर्फ कुछ उलेमाओं, मौलानाओं, राजनेताओं, उद्योगपतियों और मुस्लिम वोट को अपने हक में अपनी मुट्ठी में रखने वाले लोगों की पैरवी का नाम है इस बिल का विरोध, जो नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ कानून में संशोधन को लेकर के आई। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मौलाना साजिद रशीदी, वो क्या कहते हैं ये सुनिए आप पहले। किरण रिजिजू ने इसको पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि 1995 में जो संशोधन हुआ था उसमें वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई, हम उनको सीमित करने का काम कर रहे हैं। असीमित शक्तियां क्या थी? उन्होंने कहा कि साहब वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। मैं ये कहता हूं कि दिल्ली के अंदर ये 250 प्रॉपर्टियां, ये 250 बीघा प्रॉपर्टियां, वक्फ बोर्ड उस असीमित शक्तियों की ताकत लेकर भी इन प्रॉपर्टियों को वापस नहीं ले पाया, ना इनका किराया ले पाया। जब अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड वापस नहीं ले पा रहा है तो आप मुझे बताइए दूसरी प्रॉपर्टी पर हाथ रखकर वो कैसे कह सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है? ये सिर्फ भ्रांति फैलाना चाहते हैं। आप दलील में कुछ भी कह लें, लेकिन पटना का गोविंदपुर गांव और तिजरापल्ली का वो गांव जिसको वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी, वो ताज़ा सबूत है ये कहने के लिए कि इस देश में एक समानांतर व्यवस्था चलती है, उसका नाम वक्फ बोर्ड है, और वक्फ बोर्ड के फैसले को आप देश की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। उसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, उसके पास बेहिसाब शक्तियाँ हैं और उन शक्तियों को सीमित करने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं आगे चलूं और कुछ और बड़ी बातें आपको समझाऊं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं रमाकांत गौड़ साहब, उनको मैं जोड़ना चाहता हूं और अपने सवालों के ज़रिए कुछ बातें आपको उनके ज़रिए समझाना चाहता हूं, या उन पर से जो पर्दा है हटाना चाहता हूं। गौड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, ये
एक छोटा आंकड़ा है। 2009 में वक्फ बोर्ड के पास इस देश में 4 लाख एकड़ ज़मीन थी, जायदाद थी। उसमें से 3 लाख रजिस्टर्ड थी। और 2009 से 2024 ये 15 साल हैं। 15 साल में 4 लाख एकड़ ज़मीन 9,40,000 एकड़ ज़मीन हो गई। ये इस रफ्तार से हिंदुस्तान में किसी भी संस्था की, मैं कहता हूँ कि सरकारी महकमों में की भी हैसियत नहीं बढ़ी है। और रेलवे और डिफेंस के बाद अगर वक्फ बोर्ड सबसे अधिक जायदाद अपने पास रखता है तो बेनामी संपत्तियों पर उसका हक, सरकारी ज़मीन पर उसका हक, नज़ूल की ज़मीन पर उसका हक, और बहुत सारे गांव जिनके ऊपर उसकी मर्ज़ी चल गई कि ये मेरी जायदाद है तो उनको भी क्लेम कर देता है कि मेरी जायदाद है। ये बेहिसाब बेलगाम कानून जो चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? राणा जी, मुगलिया सल्तनत ने भी शायद इस रफ्तार से तरक्की नहीं की होगी जिस रफ्तार से उनके फर्जंद कर रहे हैं। 4 लाख एकड़ से 9,40,000 एकड़ तक जमीन अख्तियार करते हैं, कब्जा में लेने की बात करते हैं, और फिर कहते हैं इस्लाम खतरे में है। और ये भारत का कोई मुसलमान नहीं कहता, ये सिर्फ वो चंद राजनीतिक लोग कहते हैं जो मुसलमानों की वोट पे राजनीति करते हैं। हम अगर एक जगह को कहें कि साहब आपने जो फवारा बना रखा है ये शिवलिंग है, यहाँ हमारे देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां हैं, तो हमें कानून दिखाया जाता है, सुनो इसको तो हम अपने मस्जिद बना के काम कर रहे हैं, हम यहाँ इबादत करते हैं, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? तो वहाँ हमें कानून दिखाया जाता है। यहाँ ये पूरे के पूरे गांव को, जहाँ सदियों साल के कागज दिखते हैं, उनको अपने एक फरमान से, एक फतवे से कहते हैं आज से इस जमीन वक्फ बोर्ड की खाली करें, नहीं तो यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। और फिर वही बात की जुमला ये कि इस्लाम खतरे में है। नया बिल क्या है? नए बिल में सरकार ने वक्फ बोर्ड को खत्म तो नहीं कर दिया, या ये कह दिया हो कि आपके वक्फ बोर्ड की संख्या बहुत सीमित कर देंगे। सरकार ने कहा कि साहब आप जितनी भी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास, आप उसको ऑनलाइन पोर्टल पे लाएंगे, आप जो भी खर्चा करेंगे उसका हिसाब रखेंगे और क्वालिफाइड ऑडिटर से इसकी बैलेंस शीट फाइल कराएंगे। जी, में कौन सी गलत बात है? बिल्कुल सही मतलब हमारी सरकार अपने मंदिरों पे अगर ये टैक्स लगाए, वहां की संपत्तियों का जायजा ले तो सब ठीक। अगर वक्फ बोर्ड से कहे कि साहब आप अपनी संपत्ति डिक्लेयर करो, तो इस्लाम खतरे में, हमारी नीयत ठीक नहीं है। ये बेबुनियादी और ये और बड़ी बेतुकी सी बात करते हैं बड़े बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं। जी। गौर साहब, मैं आपको 1 मिनट के रोकना चाहता हूं। अश्विनी उपाध्याय का एक बयान है, चूंकि इस मामले में लगातार वो सक्रिय रहे और उन्होंने अर्जियां भी डाली, उनकी अपनी एक दलील है, उसको सुन लेते हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, सभी सांसदों और विधायकों से पूछ रहा हूं, भारत के संविधान के किस पन्ने पे वक्फ लिखा हुआ है? WAQF संविधान के किस पन्ने पे लिखा हुआ है, किस आर्टिकल पे लिखा हुआ है? और यदि नहीं लिखा हुआ है तो यह वक्फ एक्ट कैसे बन गया? किसने बनाया, क्यों बनाया? यह वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए, वक्फ एक्ट को बदलना चाहिए। अरे जिस चीज का जिक्र भारत के संविधान में नहीं है उसको जड़ से खत्म करिए, उसमें बदलाव क्यों होना चाहिए? एक मजहब के लिए वक्फ का कानून क्यों? जब भारत में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है एक्ट है, भारत में आपका इंडाउमेंट एक्ट है, भारत में आपका चैरिटी एक्ट है, और बाकी हिंदू जैन बौद्ध सिख सबका अपना वहां पे वहीं पे डिसाइड होता है केस, तो एक मजहब के लिए अलग से क्यों कानून, क्यों अलग से बोर्ड, क्यों अलग से ट्रिब्यूनल, क्यों? और हिंदुओं के साथ तो उल्टा है, हिंदुओं के मठ मंदिर पर सरकार कंट्रोल करके बैठी हुई है। 4 लाख करोड़ की, 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार कंट्रोल करके बैठी हुई है। हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? क्या हिंदू जैन बौद्ध सिख यहाँ के 3rd क्लास के सिटीजन है क्या? वो मतलब यहाँ के नागरिक नहीं है क्या? नहीं, तो फिर उनको, उनके लिए जो व्यवस्था नहीं है वो एक मजहब के लिए क्यों होनी चाहिए? ये विशेष दर्जा क्यों, ये विशेष बोर्ड क्यों? भारत का संविधान तो मजहब के आधार पे किसी भी बोर्ड बनाने का विरोध करता है, मजहब के आधार पे कोई भी आयोग बनाने का विरोध करता है, मजहब के आधार पे कोई भी योजना लागू करने का विरोध करता है।
और पॉलिटिकल पार्टियों ने मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, मजहब के आधार पे माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बना दिया, मजहब के आधार पे दुनिया भर की करोड़ों रुपए की योजनाएं चल रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 1976 में वफ़ इंक्वायरी कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि अकाउंट और ऑडिट इन दोनों का तरीका दुरुस्त नहीं है और पूरा मैनेजमेंट ठीक किया जाना चाहिए। जो नया संशोधन कानून सरकार लेकर के आई उसमें उसने 4 ही बातें इंश्योर करने की कोशिश की है कि रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी, इन चारों को इंश्योर किया जाए, क्योंकि यह कुछ भी नहीं है, ना खाता है ना बही है। जो वक्फ बोर्ड कहे वही सही है और ये चंद लोगों का है। अगर जो लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, देश की जायदाद में, संपत्ति में, संसाधन में सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए, उनके रिप्रेजेंटेशन या उनके अनुपात में जो उनकी आबादी है। इतना बड़ा मुस्लिम समुदाय है, उस मुस्लिम समुदाय में इतनी बड़ी संपत्ति है और उस संपत्ति का क्या फ़ायदा मुसलमानों को मिलता है। 99.99% मुसलमान सिर्फ भीड़ का हिस्सा है और आपने 9.5 लाख एकड़ ज़मीन मुट्ठी भर लोगों के ज़रिए उनको दे रखी है, जिसके ऊपर वो अपनी मिल्कियत चलाते हैं, अपना राज चला रहे हैं, उनकी पुश्तें आबाद होती चली जा रही हैं, कोई हिसाब किताब नहीं देते हैं और अपनी आड़ में पूरे मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, यही समझाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ वो तमाम दल खड़े हैं जो संशोधन विधेयक का विरोध करते रहे हैं। इसलिए इस देश के आम आदमी को, खास करके जो मुस्लिम तबका हिंदुस्तान का है, उसको समझने की ज़रूरत है कि मुट्ठी भर लोगों ने कैसे उनको अपने फ़ायदे के लिए भीड़ बना रखा है और कौम का हवाला दे करके उनको बरगलाते हैं और उल्लू अपना सीधा करते हैं। इसलिए जो कानून, पुराना कानून है, वो क्या कहता है उसको मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाना चाहता हूँ। एक सेक्शन है 1995 में जो संशोधन किया गया नरसिम्हा राव सरकार के जरिए, उसमें सेक्शन 40 रीज़न टू बिलीव, यानी कि इसके तहत वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी के बारे में ये यकीन करता है कि ये हमारी जायदाद है तो उस पर वो दावा कर सकता है। और दावा करने वाला, अगर वक्फ बोर्ड ने दावा किया और आपको वक्फ बोर्ड के दावे पर एतराज़ है तो आप ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। नया कानून, नए बिल के मुताबिक ज़मीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। रास्ता खुला होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आप बंद रखेंगे, वहाँ एक ही तरह के लोग, एक ही समझ के लोग और एक ही साठ गांठ से जमाए गए लोग बैठे हैं। आप उनके भीतर वैसे लोगों को डालते हैं जिनका हक मारा जा रहा है और हकमारी का एक बड़ा मजबूत इंतज़ाम करके इस देश के कानून ने या सरकारों ने रख रखा है, जिसको आप वक्फ बोर्ड कानून कहते हैं। पुराना कानून वक्फ बोर्ड का फैसला आखिरी माना जाता रहा है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, लाजमी है जो हम कह रहे हैं। लेकिन नया कानून कहता है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। जो पुराना कानून है वो कहता है किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक मकसद के लिए हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ की संपत्ति हो जाती है। नया कानून कहता है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में ज़मीन नहीं दी है, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ का मतलब ही होता है कि धार्मिक प्रचार प्रसार और इंतज़ाम के लिए दान में दी गई जायदाद, संपत्ति, चल अचल कुछ भी हो। लेकिन जब मैंने दान नहीं दी है तो उसके ऊपर आपका अधिकार कैसे है? पुराना कानून वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य दूसरे धर्मों के लोगों की एंट्री को बंद करता है, नामंजूर करता है कि वक्फ बोर्ड में ना तो दूसरे धर्म के लोगों की नुमाइंदगी हो सकती है, ना ही इस्लाम से भी महिलाएं आ सकती हैं, दरवाज़ा बंद है। नया कानून वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और दूसरे धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री देता है ताकि समझा जा सके, और इसका भी विरोध हो रहा है। अब रमाकांत गौड़ साहब
2-3 बातें मैं आपसे जानना चाहता हूं। जी। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं रहा इसमें। भ्रष्ट जितने भी लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, उनका एक नेक्सस है जो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में फैला हुआ है। 30 वक्फ बोर्ड हैं अलग अलग राज्यों में या फिर यूनियन टेरेटरीज में, और उन वक्फ बोर्ड को कोऑर्डिनेट करने के लिए भारत सरकार के पास एक बॉडी है जिसको हम वक्फ काउंसिल कहते हैं, लेकिन वो सलाह देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। ताकत वक्फ बोर्ड के पास है, और वक्फ बोर्ड के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं या उनकी संपत्ति जिन्होंने ले रखी है, यही सब लोग ऊपर के लोग हैं जिनके बीच में एक रिश्ता नाता बना हुआ है, और इन लोगों ने अपनी एक जाति बना रखी है। अब सवाल ये है कि यह जो गठजोड़ है, इसको तोड़ना क्या आसान है? आप विधेयक लेकर के आए, वो जेपीसी में चला गया। देखिए, कुछ भी आसान नहीं होता, पर मंशा हो तो मंजिल मिलती है। इस देश में ट्रिपल तलाक जैसी चीज का उन्मूलन हुआ, सरकार ने अपनी मंशा दिखाई, सुप्रीम कोर्ट ने साथ दिया, आज 3 तलाक गायब हो गया। महिलाओं को मुस्लिम समाज में बराबरी का अधिकार मिला, उनकी कंप्लेंट सुनी जाने लगी, उनके मेंटेनेंस पे बातें होने लगी। आज ये सिर्फ और सिर्फ कानून में बदलाव लाने की मंशा से किया गया, और उसका जो फर्क है वो नजर आता है। सो अगर जहां चाहा है वहां रहा है। अगर सरकार ने ये ठान लिया है, और इस पर्टिकुलरली इस सरकार के बारे में कहूं, कुछ अच्छे भी फैसले हैं, कुछ खराब भी फैसले हैं, बट ये सरकार डिसाइसिव है। ये सरकार जो कहती है उसको करने के लिए प्रयास करती दिखती है। वक्फ बोर्ड या वक्फ कानून में ये आमूल चूल परिवर्तन लाना सिर्फ एक सोच है, और सोच बिल में आई है, बिल एक्ट में आएगा, और ये लड़ाइयां थमेगी नहीं। ये जेपीसी में नहीं थमेगी, ये पार्लियामेंट में नहीं थमेगी। ये रास्ता अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और अगले 5-7 साल, 10 साल ये लड़ाइयां रहेंगी, और फिर वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा, जिधर की तरफ भी आए। बट क्या किसी से उसका हिसाब मांगना गलत लेकिन है? आप सही कह रहे हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर आप इस तरह का कोई भी इंतजाम रखते हैं तो ये सरासर अलोकतांत्रिक है। एक छोटा सा डेटा मैं आपको सुनाता हूँ, कैसे लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा जमा रखा है या लीज पर पुश्तों से ले रखी है। उसका एक छोटा सा अमाउंट आप रेंट के तौर पर देते, 14 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये चल ही रहा है। तेलंगाना में 3000 करोड़ की संपत्ति पर ओवैसी और उनका खानदान बैठा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के नेता हैं। दिल्ली में जमाते उलेमा हिंद, दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्ति है उसका ज़्यादा हिस्सा इसी जमाते उलेमा हिंद के पास है। और महाराष्ट्र में जो वक्फ बोर्ड के काजी हैं समीर, उनके पास 275 एकड़ पर अतिक्रमण कर रखा गया है। उन्होंने उसके ऊपर अपना कब्जा जमा रखा है। सवाल ये है कि इतनी जायदाद, इतनी संपत्ति, इतनी बड़ी मिल्कियत के मालिक तो आप हैं नहीं। यह समाज की संपत्ति है। लोगों ने या तो दान में दी है या फिर कब्जाई गई है गलत तरीके से, गलत कानून के ज़रिए। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो फिर आपका उस पर कोई अधिकार बनता नहीं है। इसलिए ये कानून बहुत ज़रूरी है, और संशोधन के जरिए सरकार ने यह जो बेलगाम तरीके से वक्फ बोर्ड को छुट्टा सांड की तरह छोड़ दिया गया था, उसको नाथने कसने की कोशिश का हिस्सा रहा है, जिसका विरोध अलग अलग दलों ने किया है। और इन दलों की मंशा सिर्फ एक ही है कि मुसलमान वोट हमारा बिगड़ नहीं जाए, भले ही वक्फ बोर्ड लगातार लोगों की संपत्तियों को कब्जा करता क्यों न चला जाए। और इस देश में वो सबसे बड़ा रेलवे और डिफेंस के आगे भी सबसे बड़ा ज़मींदार यहाँ का निकल क्यों नहीं जाए। फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको नहीं पड़ी है, उनको बस एक ही बात से पड़ी है, मेरी कुर्सी, मेरी सत्ता सलामत रहे, चाहे उसकी कीमत हमें जो भी चुकानी पड़े। लेकिन कीमत वो नहीं चुकाएंगे, कीमत हिंदुस्तान चुकाएगा। हिंदुस्तान